Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, कभी भी अगर किसी का किसी दूसरे व्यक्ति से विवाद हो जाता है तो उसमें 3 पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो पहले व्यक्ति का होता है, दूसरा दूसरे व्यक्ति का और तीसरा होता है सच। मैंने अपने एक वीडियो में 5th जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र आपसे किया था। 5th जनरेशन वॉरफेयर में बिना कोई गोली या मिसाइल चलाए दुश्मन को बिल्कुल बर्बाद किया जा सकता है। ऐसे में गलत सूचनाएं फैलाकर या एक प्रोपेगेंडा चलाकर दुश्मन को ना ही सिर्फ कमज़ोर बल्कि दुनिया से अलग थलग भी किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मैं आपको आज 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि दोनों ही पक्ष हमें अपनी कहानियां बताते हैं। अब ऐसे में हम उसी का विश्वास करते हैं जिसको हम पसंद करते हैं। हो सकता है कि सच्चाई वो ही हो या कई बार सच्चाई जो हम सोच रहे हैं उससे अलग भी हो सकती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको कि हम सामाश्की मैसेकर के बारे में जानते हैं। अप्रैल 7, 1995 को रशियन फोर्सेस एक छोटे से गांव सामाश्की में एंटर करती हैं और वहां से चेचन विद्रोहियों को मारने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत करती हैं। गांव वालों को बोला जाता है कि जितने भी चेचन विद्रोही हैं उनको रशियन फोर्सेस को सौंप दिया जाए, और ऐसा बताया जाता था कि उस वक्त 250 के करीब हथियारबंद लोग जो विद्रोही थे वो उस गांव में छुपे हुए थे। तो रशियन फोर्सेस अल्टीमेटम देती हैं और उसके बाद 7 अप्रैल को उस गांव के अंदर एंटर करती हैं। किसी भी इंटरनेशनल मीडिया, ह्यूमन राइट कमीशन या और किसी भी एजेंसी को उस दौरान उस गांव में जाने की अनुमति नहीं दी जाती और किसी भी तरीके की सूचना को वहां से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ये ऑपरेशन 3 दिन तक चलता है और उसके बाद जब ये ऑपरेशन बंद होता है तो पता चलता है कि वहां लगभग 100 से ऊपर सिविलियंस को मार दिया गया है। वेस्टर्न मीडिया और वहां रह रहे लोग बोलते हैं कि शराब और ड्रग्स के नशे में रशियन फोर्सेस ने सिविलियंस को मारा था, जबकि उस गांव में कोई भी विद्रोही किसी हथियार के साथ नहीं छुपा हुआ था। रशियन सरकार का कहना था कि हाँ, सिविलियंस की मौत तो हुई थी, लेकिन ये सिविलियंस हथियारबंद आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे थे और उनकी भागने में तथा रशियन फोर्सेस से लड़ने में मदद कर रहे थे, इसलिए उनकी मौत हुई थी। दोस्तों, यह एक बहुत छोटी सी घटना थी जो इतिहास के अंदर हुई थी, जबकि जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि इससे बड़े बड़े नरसंहार इस दुनिया ने अलग अलग समय पर देखे हैं। तो मैं क्यों आपको इस छोटी सी घटना के बारे में बता रहा हूँ। यह घटना अपने आप में तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर आज इसे देखते हैं और इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आजकल आप रशिया और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे। उसके बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आजकल सभी न्यूज़ चैनल्स पर उसी के बारे में बात होती है और बहुत ही डिटेल में वो सब कुछ आपको समझा देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ पता होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा वक्त में पीछे ले जाना चाहूँगा, यानी कि दिसंबर 1994 में। रशिया ऐसा हमेशा से बोलता आया है कि चेचनिया उसी का एक हिस्सा है, लेकिन 1994 या उससे पहले से ही वहाँ कुछ विद्रोही राज करते आ रहे थे और वो चेचनिया को रशिया से अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के ऊपर जोर देते आ रहे थे। इसके लिए कई सौ सालों से रशिया और चेचनिया के बीच में झगड़ा चल रहा था। कोल्ड वॉर के बाद रशिया ने चेचनिया को पूरे तरीके से अपने में मिलाने के लिए अपनी फोर्सेस को या अपनी आर्मी को चेचनिया के अंदर भेज दिया। हालांकि रशिया की जो आर्मी थी वो चेचनिया की जनसंख्या और उसकी आर्मी से 150 गुना बड़ी थी, पर फिर भी जिस तरीके से अमेरिका को वियतनाम के अंदर हार का सामना करना पड़ा था, उसी तरह से रशिया को भी चेचनिया के अंदर हार का सामना करना पड़ा और चेचनिया ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। अब ऐसे में व्लादिमीर पुतिन, जो कि एक केजीबी ऑफिसर थे, उनको 1999 में रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और व्लादिमीर पुतिन ने चेचनिया को फिर से रशिया में मिलाने के लिए एक सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी। वहीं चेचन विद्रोहियों ने रशिया के अलग अलग शहरों में अपार्टमेंट्स और इमारतों में विस्फोटों की एक नई श्रृंखला शुरू कर दी, जिसमें कि 300 से अधिक रूसी नागरिक मारे गए। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों को दोषी ठहराया और एक आतंकवाद विरोधी अभियान की शुरुआत की, जो कि दूसरा चेचन युद्ध बन गया। पुतिन की रेटिंग्स आसमान छू गई, जिससे उनका आगे चलकर राष्ट्रपति बनना बहुत आसान हो गया। आखिरकार 10 साल की लड़ाई के बाद 2008 में चेचनिया के अंदर रामजान कोदरोव के नेतृत्व में
एक सरकार बनती है। और ऐसा समझा जाता है कि ये रामजान कादिरोव जो हैं ये प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बहुत नज़दीकी हैं। तो एक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ये रशियन समर्थित एक सरकार है जो कि आज चेचन्या के ऊपर रूल करती है। मार्च 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर अधिकार कर लिया और एक महीने बाद ही रूस समर्थक अलगाववादियों और केंद्रीय यूक्रेनी सरकार के बीच गृह युद्ध शुरू करने में मदद की। और जैसा कि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया हुआ है। हालांकि अभी तक रशिया पूरे तरीके से युद्ध को जीतने में सफल नहीं हो पाया है और यह लड़ाई जितनी देर तक चलती रहेगी उतना ही रशिया का इसमें नुकसान होगा, क्योंकि किसी भी जंग को या लड़ाई को जब लड़ा जाता है तो एक समय सीमा निर्धारित की जाती है कि इतने समय के अंदर हमें इस युद्ध को खत्म करना है। उसके बाद युद्ध जितना ज़्यादा खिंचता चला जाता है आपके जीतने की उम्मीदें उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाती हैं। ऊपर से जो प्रोपेगेंडा मशीन होती है वो भी अलग तरीके से काम करती है। आप अपने बारे में कुछ सच बताते हैं जबकि आपके विरोधी आपके बारे में कुछ और सच बताते हैं। आज क्यों मैंने सामाश्की मैसेकर या सामाश्की नरसंहार के ऊपर वीडियो बनाने की सोची? हालांकि यह एक बहुत छोटी सी घटना थी और शायद इसके ऊपर इतना बड़ा वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैंने 1 मिनट के अंदर ही आपको क्या हुआ था और दोनों पक्षों का क्या कहना था इसके बारे में आपको बता दिया। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन के अंदर बूचा नरसंहार की बातें भी सामने आ रही हैं, जिसको कि हम बूचा किलिंग्स भी बोल सकते हैं। इसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से सामाश्की गांव के अंदर रशियन फोर्सेस ने 100 से ऊपर गांव वालों को या किसानों को मार दिया था, जिसमें कि बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी शामिल थीं, उसी तरीके से बूचा के अंदर भी रशियन फोर्सेस ने सिविलियन किलिंग्स की हैं। हालांकि रशियंस का दावा इसमें कुछ और है, लेकिन जितना भी वेस्टर्न प्रिंट मीडिया है या और भी जगह के जो मीडिया हैं वो इसको एक मैसेकर के रूप में ही सामने ला रहे हैं। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। अभी जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद रशिया ने इन लोगों को मारा हो, लेकिन निश्चित रूप से कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। जहां आजकल खबरों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, रोज़ाना ही फेक न्यूज़ चलती हैं, और जिस तरीके से एक वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट है, और ना ही सिर्फ कन्फ्लिक्ट है बल्कि ये कोल्ड वॉर के बाद अपने चरम पर है, ऐसे में वेस्टर्न वर्ल्ड का या उनके मीडिया का रशिया के ऊपर आरोप लगाना स्वाभाविक ही लगता है। वहीं दूसरी ओर रशिया का ये कहना कि किसी और ने यानी कि विद्रोहियों ने ऐसा किया है, यह उसका पक्ष है। जैसा कि अक्सर मैं अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो अगर ऐसे में ये बूचा किलिंग्स रशिया ने ही की हैं तो उन्होंने अपने इतिहास से कुछ भी सीखा नहीं। जो गलती उन्होंने सामाश्की में की थी उसी गलती को उन्होंने बूचा के अंदर दोहरा दिया है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो अभी तक तो वो अपना पक्ष सही से दुनिया के सामने रख पाने में असफल ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि रशिया इस युद्ध के अंदर फंस गया है। जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो उसको पाने में असफल रहा है, और मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध खिंचता चला जाएगा इसमें रशिया को उतना ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ये भी सही है कि जिस तरीके से रशिया ने चेचन्या को ज़मीन में मिला दिया था, यानी कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, उसी तरीके से रशिया ने यूक्रेन को भी पूरा बर्बाद कर दिया है। और अगर यह कहा जाए कि यूक्रेन कम से कम 20 या 30 साल पीछे चला गया है तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी दो पक्षों के बीच में लड़ाई या झगड़े होते हैं उसका समाधान बाद में बातचीत से ही निकलता है और बातचीत से ही फैसले होते हैं। तो मेरा मानना भी यही है कि युद्ध किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए एक शॉर्ट टर्म वॉर एक रास्ता तो है, लेकिन एक फुल स्केल वॉर करके आप आजकल की दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह था मेरा वीडियो सामाश्की मैसेकर के बारे में, जिस वीडियो में मैंने आपको इस मैसेकर के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं दी है क्योंकि बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ था ही नहीं, लेकिन मैंने आपको उसके बैकग्राउंड और इसी से मिलते जुलते आजकल हो रहे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अब फिर कल आपसे किसी और वीडियो को लेकर मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।